इसलिए मैं यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि कई लोगों में ये भ्रम था कि 7 तारीख जो हम देहरादून मुख्यमंत्री से मिले तो कई लोगों का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं, न जाने क्या उनका आपस में समझौता हुआ। लेकिन मैं ना समझौता करने में ना बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं, चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? तो यहाँ पे हमारा दोनों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है, तो मतलब मेरी आंख में दर्द है और हारने की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। दूसरी ये है कि जो मेरी मांग थी और जनता की मांग थी कि सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई की जांच जो वो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो। ठीक, मैंने भी यही प्रस्ताव बना के भेजा मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी सुनना में क्या, मुख्यमंत्री जी जो अनिल प्रकाश जोशी एफआईआर दर्ज की उन्होंने किस तरीके से की, न तो मैं उनको जानता हूं न पहचानता हूं। जो एफआईआर दर्ज होगी वो तो मैंने पहले से ही वहां करा रखी है। तो इसमें मेन हमारा बिंदु है कि जहां तक जांच हो चुकी है उससे आगे सीबीआई जांच करेगी, और एक रेनोविस्ट जिसने रिजोर्ट तोड़ा, और पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इनकी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए, और जो गट्टू बट्टू जो वीआईपी हैं इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए। विशेषकर रेनोविस्ट 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 आधी रात तक उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। नमस्कार दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वो वीआईपी कौन है? वो वीआईपी कौन है जिसका नाम उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं? वो वीआईपी कौन है जिस वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया था और उसने इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई? उसी वीआईपी के नाम को उजागर करने के लिए, या उस वीआईपी को जांच के दायरे में लाने के लिए, या उस वीआईपी को सजा दिलाने के लिए आज यहाँ देहरादून में एक महापंचायत का आयोजन है। यहाँ आप देख रहे हैं पोस्टर है, सब जगह पोस्टर लगे हैं। अंकिता की याद में संघर्ष जारी है, और यहाँ उत्तराखंड में देहरादून में अलग अलग इलाकों से बहुत सारे महिला संगठनों के लोग, अलग अलग जो इस तरह के महिला सरोकारों से जुड़े संगठन है उनके लोग आए हुए हैं, और यही मांग है, धामी सरकार शर्म करो, वीआईपी बंद करो, वीआईपी को संरक्षण देना बंद करो, धामी सरकार शर्म करो। इसी तरह की मांग ये लड़कियां, ये महिलाएं जो यहाँ एक्टिविस्ट बैठे हैं, वो लगातार उनकी तरफ से ये मांग है। वो भी तब जब अंकिता भंडारी की माता पिता के साथ पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात के बाद पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई जांच शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ जितने लोग जुटे हैं जो अंकिता भंडारी के को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है। उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, और इसी मांग को लेकर यहाँ बहुत सारे लोग जुटे हैं। हाँ, मैं एक मिनट रुके। और हाँ, क्या बताइए, बताओ क्या चाहते हो आप लोग? मैं स्त्री मुक्ति लीग से हूँ, मेरा नाम शिवा है। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से भाजपा सरकार ये काम कर रही है कि शुरू से ही वीआईपी को बचाने का काम कर रही है। सीबीआई जांच की मांग जन दबाव में माना भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं माना गया। इस घर पे अंकिता रहती थी वहां पर भी बुलडोजर चलाया गया। जिस तरह से पूरा प्रकरण चला, ये भाजपा के चरित्र को उजागर करता है कि ये एक मामला नहीं है। उन्नाव से लेकर कठुआ से लेकर के ये लगातार बलात्कारियों के समर्थन में खड़े रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वीआईपी का नाम उजागर किया जाए, वीआईपी का नाम उजागर किया जाए। और इसलिए इस जो महापंचायत के आयोजक हैं उन आयोजकों से हम बात करेंगे, जिसमें इंद्रेश मैखुरी हैं जो सीपीआईएमएल के राज्य सचिव हैं, कमला पंत हैं, और कुछ वीमेन एक्टिविस्ट हैं। उनसे, चूंकि यहाँ शोर हो रहा है, माइक है, शोर हो रहा है, इसलिए माइक के इस स्टेज के पीछे उन सबसे बात करूंगा कि अंकिता भंडारी के माता पिता भी यहाँ हैं, वो माँ बाप जो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे इस महापंचायत के आयोजकों से। आइए, यहाँ जिन लोगों को आप देख रहे हैं
ये वो लोग हैं, वो महिलाएं हैं जो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज देहरादून में हो रही महापंचायत का हिस्सा है। लेकिन सवाल यही है जो मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो लोग थे नामजद, पुलकित आर्या और उसके 2 साथी, उसके मैनेजर, उसके रिजॉर्ट के, अगर उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे जिस भी दबाव में उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, सीबीआई जांच शुरू हो गई, तब आखिर इस महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये लोग चाहते हैं? इसको समझने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से लगातार ऐसी मांग उठ रही है कि सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं। तो फिर वजह क्या है, इसको भी समझेंगे। अंकिता के माता पिता इस सीबीआई जांच के आदेश के बाद भी खुश नहीं है, उसकी क्या वजह है, उसको भी समझेंगे। तो इनसे परिचय करें। सबसे पहले ये इंद्रेश मैखुरी साहब हैं जो सीपीआईएमएल के राज्य सचिव हैं। कमला पंत जी हैं, आपका संगठन का नाम? उत्तराखंड महिला मंच। आप अपना परिचय पहले। निर्मला बिष्ट, उत्तराखंड महिला मंच। आप अपना परिचय। मैं चंद्रा, उत्तराखंड महिला मंच। आपका? प्रीति थपलियाल, उत्तराखंड महिला मंच। आपका परिचय बताइए। माया चिलवाल, उत्तराखंड महिला मंच। डॉक्टर शिवानी पांडे, एपोस। और जहां मैं हूं यहां से 25 मीटर पर पीछे स्टेज लगा। सबसे पहले आपसे ही देखिए, हम लोग दिल्ली से आए तो एक सवाल मन में था कि भाई बहुत दिन से मांग हो रही थी कि अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले तो उम्र कैद की सजा मिल गई पुलकित आर्या और उसके 2 लोगों को, और उसके बाद फिर सीबीआई जांच के आदेश भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी आप लोग अगर धरना प्रदर्शन महापंचायत कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है कि अब क्या जांच होगी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जिस समय ये फैसला आया था कोर्ट द्वार के अंदर लोअर कोर्ट से कि तीनों अभियुक्तों को सजा हो गई है, उसके बाद भी जो पब्लिक जनता वहाँ पे न्यायालय का फैसला सुनने के लिए आई थी, वो भी लगातार यही मांग कर रही थी। और वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था फैसले के बाद भी कि वीआईपी कौन है, वीआईपी क्यों नहीं स्पष्ट किया गया न्यायालय के द्वारा, और लगातार वीआईपी कौन की मांग कर रही थी। लेकिन उसके बाद, फैसले के बाद, हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं 3 साल के बाद जिस तरीके से उर्मिला सनावल जो उनके ही विधायक की पत्नी थी, और उन दोनों के द्वारा जिस तरीके से उन्हीं की पार्टी के द्वारा ये वीडियो ऑडियो से जनता के बीच में आया कि गौतम जी और अजय कुमार, 2 नाम हमारे सामने आए हैं, दुष्यंत गौतम और अजय कुमार, और वो उन्होंने कहा ये वीआईपी हैं। तो हमारा कहना केवल अब यह है कि जब ये 2 नाम हमारे सामने आ गए हैं, दूसरी बात जो प्रमुखता से उठाई जा रही थी वो थी कि वनंता जो रिजॉर्ट है उसके साक्ष्य किसने मिटाए, कौन है जिन्होंने उसके साक्ष्य मिटाए। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि उन्होंने आदेश किए थे। ये कई चैनलों में हमने सुना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के द्वारा वहाँ की जो विधायक हैं उन्होंने वो बुलडोजर चला के वो साक्ष्य मिटाए। तो हमारे कहना है कि 3 लोग साफ हमारे सामने, यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री, और यहाँ जो 2 हमारे सामने वीआईपी आए हैं, तो इन तीनों को जांच के घेरे में लिया जाए जो सीबीआई यहाँ पे जांच कर रही है। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए, हमारा ये भी मांग है। और तीसरी, सिटिंग जज के द्वारा नहीं होता, निगरानी में होता। हाँ, सॉरी, सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी बात है कि हमें एसआईटी ने यहाँ पे पूरी जांच करी और उसके बाद भी वीआईपीओ को छोड़ दिया। हमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो सीबीआई भी है वो भी केंद्र सरकार के अधीन है, जिस तरह से एसआईटी यहाँ के राज्य सरकार के अधीन थी। तो हमें कहीं ना कहीं जिस तरह का पूरा एक घालमेल पूरा दिखता है इस पूरे प्रकरण में, तो हमें विश्वास नहीं हो पाता है। और इससे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे रैकेट में जो लोग फंसे हुए हैं वो यहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो भाजपा के लोग हैं, वो यहाँ पे आरएसएस के लोग हैं जो इसके शंका के घेरे में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो उत्तराखंड के अंदर हम लगातार कहते हैं, जिस तरह की संस्कृति परोसी जा रही है, जिस तरह का रिजॉर्ट का कल्चर यहाँ पे आ रहा है, और कल्चर जो पूरा पर्यटन के नाम पे आ रहा है, जहाँ पे लड़कियों को स्पेशल सर्विस के नाम पे लाया जा रहा है, शराब परोसने के नाम पे लाया जा रहा है, लगातार ड्रग्स और शराब यहाँ पे बढ़ रही है। तो इस देवभूमि में आप क्या करना चाहते हैं?
क्या इसको थाईलैंड बनाना चाहते हैं? हमारी जो हम महिलाएं हैं, आंदोलनकारी महिलाएं हैं, लगातार इस राज्य को लेने वाले लोग हैं, तो हमें यही शंका है कि कहीं ये थाईलैंड बनाने की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए अभी हम अंकिता भंडारी तक अभी पहले सीमित रहते हैं, आपके पास आता हूं, जरा महिलाओं से एक दो और से बात करूं। देखिए मैं उनसे वही सवाल पूछा कि अगर सीबीआई जांच हो रही है, सबसे बड़ी एजेंसी वही है, लेकिन सबकी पूरे उत्तराखंड में लोगों की मांग ये है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया स्पेशल सर्विस देने के लिए, और उसको लेकर किसी बीजेपी का नेता का नाम आया। हालांकि कोर्ट ने उस नेता का नाम लेने से मना किया था, तो मैं उस नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर सीबीआई जांच हो रही है तो उस जांच पर न भरोसा की क्या वजह है, भरोसा न होने की? सर मैं आपको बताती हूँ, अक्टूबर 2022 को एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी थी जिसमें हमारे 8 स्टेट के अलग अलग तरह की महिलाएं, जिसमें महिला मंच की महिलाएं थी, जनवादी संगठन की महिलाएं थी, पीएसएल की महिलाएं थी, पर्यावरणविद भी थी हमारे साथ में। तो हम लोगों ने ये सब कारण जानना चाहा कि आखिरी 20 दिन में एक लड़की के साथ में क्या होता है। फिर ये सब चीज़ें जानने के लिए हम वनंतरा भी गए। हमने देखा कि सिर्फ वही कमरा क्यों तोड़ा गया है जिसमें रिसेप्शन और जिसमें अंकिता रहती थी। उसके बाद ये सारी मांग उनके माता पिता की भी थी और उनके साथ सह याचिकाकर्ता आशुतोष नेगी की भी थी। ये रिट डाली गई हाई कोर्ट में कि सीबीआई जांच हो, लेकिन हमारे हाई कोर्ट के जो उस समय जज थे उन्होंने कहा नहीं, एसआईटी अपना काम कर रही है। उस दौरान हमें पता चला, एसआईटी ने जो बयान दिया कि अभी तक कोई भी बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले हैं। एक बच्ची जो 20 दिन तक वहाँ रही है और वो एसआईटी कहती थी कि हमने पूरे कमरे की जितनी भी चीज़ें थी सब अपनी निगरानी में रखी हैं, तो 20 दिन तक जो बच्ची रही है उसका क्या एक बाल तक नहीं मिला होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि कोई बायोलॉजी एविडेंस कैसे नहीं मिलेगा जो 20 दिन एक कमरे में रहा है। दूसरा हमारा ये था कि जब हम वहाँ गए तो और उसकी जो चैट देखी गई जो उसके साथी ने प्रोवाइड की, उसमें साफ क्लियर लिखा था कि मुझे कुछ लोगों को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा जा रहा है। और उसने कहा कैसी स्पेशल, तो उसने बिल्कुल साफ लिखा था कि ये लोग मुझे मतलब मुझे शब्द ये बोलने में बहुत वो है लग रहा है कि लोग मुझे कतई बैसिया बनाना चाहते हैं। बैसिया नहीं था, लेकिन उसके बदले उन्होंने एक और शब्द जो बहुत कॉमन यूज होता है, ये वो उसका लास्ट एविडेंस है। उसके बावजूद भी एसआईटी बैठती है, एसआईटी बीआई की तरफ से कोई भी चीज इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, सिर्फ वो ये इन्वेस्टिगेशन करती है कि उस लड़की को मारा गया। अब तो सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, वो भी जन दबाव के बाद, आप देखिए वो भी जन दबाव के बाद सीबीआई की जांच के लिए कहा जा रहा है। और उसमें भी जब ये मांग जनता के द्वारा उठी तो एक ऑडियो जो रिलीज हुआ है इन दोनों, उसके बाद और ये हमारी मतलब कैबिनेट में भी बोला गया, जो हमारी विधानसभा है उस समय के मंत्री ने भी बोला कि बीआईपी तो कमरा था। तो ये दो नाम कहाँ से आते हैं? हम तो ये कहते हैं कि तो अब आप क्या चाहती हैं? हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट इन लोगों के नाम पर ही पूरी इंक्वायरी की जाए। ये हमारा मानना है। अनिल जोशी जी की जो एफआई वो रद्द करी जाए। उसके फादर ने जो कहा था कि ये किसी सीटिंग जज की निगरानी में हो और इन दो का स्पेशल नाम। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब अजय कुमार का नाम लिया गया था तो भाजपा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई खंडन नहीं आया। तो हम तो मानते हैं कि बीआईपी वही है। अब ये मैखुरी साहब, मेरे हाथ में वो पन्ना है जो जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले अंकिता के माता पिता, उन्होंने एक अर्जी दी जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच हो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। हालांकि सीबीआई जांच के आदेश हो गए और जहां तक हो गई उससे आगे हो। हाँ, ये उस पत्र में लिखा है कि अब तक जितनी जांच प्रक्रिया चली है उससे आगे हो। असल में इस पूरे में दो तरह के संदेह के सवाल हैं, जो पहले कमला दी ने और दूसरे साथियों ने भी कहा कि एक तो पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच की बात थी, इसलिए चूंकि एसआईटी ने जो काम किया, तो एसआईटी ने जो काम किया वो ये कि 3 आरोपी उनको सज़ा हुई। लेकिन अगर आप 30 मई 2025 का कोटद्वार के अपर सेशन जज का फैसला देखें तो उस सारे फैसले में ऊपर से नीचे तक वीआईपी का जिक्र है। यहाँ तक कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम भी एक धारा है जिसमें सज़ा हुई है, लेकिन वीआईपी कहीं नहीं है जिसकी वजह से ये हुआ। कोर्ट का फैसला कहता है कि वीआईपी ही वो कारक है जिसकी वजह से हत्या हुई, ये कोर्ट के फैसले में लिखा। लेकिन एसआईटी ने वो दरवाज़ा खोलने से पॉलिटिकल प्रेशर में इनकार कर दिया, ये स्पष्ट है। तो इसलिए आज के दिन पर हम कह रहे हैं कि एसआईटी की तरह सीबीआई न करे, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करे। एक और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है ताकि न्याय के पक्ष में जो लोगों की भावना है वो साफ तौर पर उनका विश्वास उस प्रक्रिया पर हो सके। दूसरी बात, इसमें जिस तरह से सीबीआई जांच जिनकी शिकायत पर हो रही है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं, पद्मश्री पद्म भूषण हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं।
उन पर्यावरण के मामलों से भी उनका कोई लेना देना नहीं। वो बात लंबी हो जाएगी, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उन पर्यावरण के मामलों से भी उनका कोई लेना देना नहीं जो उत्तराखंड में तबाही तहस नहस नहीं, तो हो रहे हैं। अनिल जोशी लेकिन के हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अनिल जोशी का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, कानून की भाषा में इसको कहते उनकी हैं। एफआईआर हाँ, हुई और सीबीआई उसी एफआईआर पर जांच कर रही है जो पत्र हमारे सामने सीबीआई का है। तो एक आदमी जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई सरोकार नहीं, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक तरह से शिकायत करता है। और इससे पहले जब ये मुकदमा चल रहा था अदालत में, तो ये हुआ कि सरकारी वकील बदमाशी करता था। अंकिता भंडारी के माता पिता ने कलेक्ट्रेट में पौड़ी में धरना दिया, तब जाकर के सरकारी वकील बदला गया। यहाँ शिकायतकर्ता अपनी मर्जी का रख दिया गया है ताकि इस तरह की कोई स्थिति पैदा ना हो। सरकार जो जांच कर दे उस जांच को मान लिया जाए, वो कह दे मैं संतुष्ट हूँ, तो बाकी सारी लड़ाई खत्म। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सड़क की लड़ाई इसीलिए ज़रूरी है। और इस प्रकरण में बस एक बात और कि अब तक जो भी हासिल हुआ वो एसआईटी की जांच से लेकर सीबीआई तक का रास्ता सड़क के आंदोलन से तय हुआ। यहाँ तक कि कोटद्वार की अदालत में भी जब मुकदमा चलता था तो सारे एक्टिविस्ट लोग उस अदालत के बाहर खड़े होकर के इंसाफ का नारा लगाते थे। तो अब तक जो कुछ हुआ है वो सड़क के आंदोलन से हुआ है। आगे भी न्याय का रास्ता अगर खुलेगा तो सड़क के आंदोलन से ही खुलेगा, ये स्पष्ट है। तो आप लोग चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, बस यही एक मांग है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो राज्य सरकार के कहने से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नहीं करेगा। नहीं होगी। हाँ। बिल्कुल हम जानते हैं उस प्रक्रिया को कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, केंद्र सरकार को उसके लिए अनुशंसा करनी चाहिए। और ये जो कंप्लेनेंट हैं, इनकी जगह जो ये आपके हाथ में भी अंकिता भंडारी के माता पिता का पत्र है, इस पत्र को शामिल किया जाना चाहिए, इसको शिकायत माना जाना चाहिए। क्योंकि इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन सरकार की तरफ से नहीं है कि अनिल प्रकाश जोशी से एफआईआर क्यों करवाई गई, वो बहुत संदेहास्पद है। मैं आपको बताऊं कि 9 जनवरी को मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की शाम को 5 साढ़े 5 बजे, और पौने 11 बजे करीब अनिल प्रकाश जोशी की एफआईआर दर्ज कर ली जाती और फिर कहा जाता है कि यही एफआईआर है। तो इसकी इसका कोई व्याख्या नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अंकिता भंडारी के माता पिता से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद सीबीआई जांच की घोषणा हुई। घोषणा तो हुई उसके बाद अगले ही दिन हुई शायद। 8 को उनकी मुलाकात हुई, सिफारिश हुई। 8 जनवरी को मुख्यमंत्री से अंकिता भंडारी के माता पिता की मुलाकात हुई। उन्होंने ये पत्र उनको दिया। 9 जनवरी को मुख्यमंत्री ने शाम को 5 साढ़े 5 बजे ये घोषणा की कि सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच की सिफारिश उन्होंने कर दी। 9 जनवरी को 10:30 पौने 11 बजे रात में वो एफआईआर दर्ज हुई है। हमारा तो सवाल है कि हम ही जाकर के एफआईआर दे, पुलिस लिखेगी ऐसे करके एफआईआर एक ऐसे व्यक्ति की जिसका कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए इसमें संदेह पैदा होता है कि सरकार प्रायोजित जांच और सीबीआई जांच करा करके भी उन वीआईपीज को बचाने की कोशिश है जो वीआईपी सरकार के खेमे के हैं। इसमें बस एक बात और जो अदालत के फैसले से ही स्पष्ट होती है कि वीआईपी कोई एक आदमी नहीं है, क्योंकि अंकिता भंडारी का चैट जो एडिशनल सेशन जज के फैसले में दर्ज है, वो चैट कहता है कि अंकित गुप्ता जो पुलकित आर्य का साथी है, उसने कहा कि तुम और 3 लड़कियां और लेके आना। तो 3 लड़कियां किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं लाई जा रही थी। इसका मतलब है कि बहुत सारे वीआईपीज हैं जिनको बचाने की कोशिश प्राणपण से भाजपा कर रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने सारे पोस्टर बैनर पर, आप देहरादून में देखिए जो फ्लैक्स लगे हैं, उन पर उन 2 लोगों का फोटो हटा दिया है, दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार का, लेकिन उनको बचाने की भी कोशिशें पिछले दरवाजे से हैं। होना ये चाहिए था कायदे से कि मुख्यमंत्री को या जो भी महकमे के लोग हैं बात करते और अंकिता भंडारी और उनके माता पिता को एफआईआर उनसे करवाते और उसकी जांच होती। ये होना चाहिए था। निश्चित ही पहली शिकायत भी जो है वो पुलकित आर्य की शिकायत है, जिस पर पूरा मुकदमा चला कि उसने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराया और फिर उस पर मुकदमा चला। और दूसरी शिकायत भी जब माता पिता मौजूद हैं तो जानबूझ करके एक तीसरे आदमी से। अंकिता भंडारी के माता पिता से आपकी बात हो रही है, वो क्या चाहते हैं उसके बाद से जब सीबीआई जांच के आदेश हो गए? उनका तो बहुत ही मजबूती के साथ वो खड़े हैं। और देखिए, एक माँ बाप जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं, बहुत दूर पहाड़ में रहते हैं, पिछले 3 साल से अपनी बेटी की न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर जा रहे हैं, और वो पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं कि जब तक सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं होती तब तक वो इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुझसे तो व्यक्तिगत रूप से हम उनके घर गए, उन्होंने कहा कि बाकी कोई लड़ाई में रहे नहीं रहे, हम तो अपनी बेटी के लिए जीवन के अंतिम दिन तक लड़ेंगे, ये बात उन्होंने कही। अब मैं एक स्टोरी देख रहा था दैनिक भास्कर पर, दैनिक भास्कर वेबसाइट पर एक रिपोर्टर है मनीषा भल्ला, जो अंकिता भंडारी के माता पिता से जाकर मिले हैं
कितनी दयनीय स्थिति में, प्रताड़ित स्थिति में, किस तरह से वहाँ रह रहे हैं पहाड़ में, उस गांव में। और एक माता पिता जिसकी एक सपना थी, एक बेटी अर्निंग मेंबर होती, उनकी घर की कमाई सब कुछ, उनकी उम्मीद सब कुछ थी, और उसकी इस तरह से हत्या होती है। और उसके बाद वो माता पिता भटक रहे हैं आज भी इंसाफ के लिए। आपको ये बताइए, ये सड़क की लड़ाई तो हो रही है लगातार, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है कि सीबीआई सिफारिश की जांच के बाद अब जो आपकी मांग है उस पर किसी तरह का कोई अमल हो। फिर देखिए, जब जनता सड़क पे आ जाती तो कोई ताकत नहीं है कि ये सरकार कुछ भी एक्शन नहीं लेगी। थोड़ी और ज़रूरत है हमें ताकत लगाने की। सिर्फ बात इस बात की है कि ये वीआईपी को सामने लाने में ये सरकार डर क्यों रही है। जब ये चुनाव के समय हमारे बीच आती तो ये कहती है कि हम आपके मुद्दे लड़ेंगे, आप हम पे विश्वास कीजिए। तो आज इनका हक ये बनता है कि ये वीआईपी का नाम लेकर आएं और उस पर काम करें। लेकिन ये क्यों डर रही है सरकार? मुझे लगता है कि पूरी उत्तराखंड के, पूरे देश के लोगों को अंकिता के लिए या अंकिता की जैसी बहुत सारी बेटियों के लिए सड़क पर आना पड़ेगा और नेपाल जैसा हाल इस राज्य का भी करना पड़ेगा, तब शायद ये सरकार डरने वाली। नेपाल जैसा हाल, अराजकता की बात तो ना करें। बेटा आप बताइए, आप लोग तो यंग हो, सड़क पर आंदोलन कर रहे हो, लेकिन ये लड़ाई अब इतनी आसान नहीं है कि सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब जो अब अगली मांग है आप लोगों की। ये एक मामला जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों पर आया, इस मामले में इतना ज़्यादा आंदोलन हो रहा पिछले 3 साल से, जब से ये मामला हुआ है, 4 साल हो गए हैं, तब से लोग आंदोलन कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं आंदोलन। उसके बावजूद भी इस मामले में कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमारे यहाँ तो ये सोचना है इस पूरे प्रदेश के लोगों का कि अगर इस तरीके के मामलों में अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो उन लोगों का क्या, जो गुमनाम तरीके से जो मारी जा रही हैं लड़कियां, जिनके साथ रेप हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, उनको कैसे न्याय मिलेगा। तो ये एक व्यवस्था है जिसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक के लोग शामिल हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो कैसे वीआईपीज़ को बचाए, कैसे अपनी पार्टी को बचाए। तो उसका केवल एकमात्र एजेंडा यही है। हम देख रहे हैं कि हम इतने टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय किसी को सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही। तो एक व्यवस्था के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताओ, क्या आप लोग को लगता है कि आप लोगों की मांग और सरकार उस पर अब क्या कर सकती है इसमें? हम लोग आइसा से हैं और गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते हम लोग लगातार पहले दिन से ये मांग कर रहे हैं, जिस दिन से अंकिता भंडारी की डेड बॉडी बेस अस्पताल में आती है और किस तरह से छात्र संगठन उसको उस डेड बॉडी को कहते हैं कि पोस्टमार्टम करो, लेकिन जो सरकार है, पुष्कर धामी जी हैं, वो होने नहीं देते हैं। वो सरासर पहले दिन से जानते थे कि वीआईपी कौन है और उसको बचाने की सरासर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने एक छात्र संगठन होने के नाते जेएनयू से लेकर डीयू से लेकर सड़कों से लेकर ये मांग कर रहे हैं कि वीआईपी कौन है, और लगातार पुष्कर सिंह धामी हर दिन इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड है, इसको बचाने की कोशिश में, वीआईपी को बचाने की कोशिश में आप लोग देखते हैं कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम जो विवाद है, जो नफरत है, जो उन्माद है, उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो वीआईपी है वो बच सके। आप देखते हैं कि यूजीसी एक्ट तुरंत लाया जाता है ताकि जो स्वर्ण समाज है, ब्राह्मणवादी समाज है, वो आपस में लड़े और अंकिता भंडारी जो मुद्दा है वो लोग भूल जाए। और इस बात को लेकर हम सड़कों पर उतरे हैं और आज महापंचायत के लिए इस बात के लिए आए हैं कि लड़कियों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो कौन लेगा। आज सरकार ये कहती है कि हम तो बेटी पढ़ा रहे हैं, बेटी बचा रहे हैं, लेकिन क्या हमसे पूछा, बेटियों से पूछा कि हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं? हमारे दिमाग में जब भी हम बस में बैठते हैं, घर से निकलते हैं, तो हमारे दिमाग में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। हम कहाँ पे सुरक्षित फील करते हैं, ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सरकार को भी ज़रूरत है। आज देहरादून सिटी में पढ़ने लायक नहीं हो गया है और आज महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। आज अंकिता भंडारी के माँ बाप घर में इस बात के लिए कह रहे हैं कि आज मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन तमाम वो बेटियां हैं जो सुरक्षित क्या महसूस कर रही होंगी। आज रिजॉर्ट कल्चर अपनाया जा रहा है और रिजॉर्ट कल्चर में किस तरह से सरकार आज तक ये आंकड़े नहीं ले पाई कि आज तक रिजॉर्ट में कितनी लड़कियां काम करती थी और आज उनके साथ इस तरह की घटना होती है। तो इसका इंतजाम है सरकार के पास। तो इस सवाल को लेकर छात्र संगठन सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरेंगे जब सरकार महिलाओं के खिलाफ, जो भाजपा सरकार है, आरएसएस के लोग हैं, जब तक महिलाओं का उत्पीड़न करेंगे तब तक महिलाएं इस मंच में आएंगी और महापंचायत जैसे बड़े बड़े मंचों से इनसे सुरक्षा का सवाल पूछेंगी। आप क्या चाहती हैं माता जी? मैं तो यही चाहती हूँ, मैं तो एक बात कहूँगी, इस मामले में सरकार बिल्कुल फेल है। कुछ वो नहीं कर रही है,
हम लोग इतने दिनों से इस अंकिता भंडारी कांड के लिए इतने दिनों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे घूम हो रहे हैं। हम इतने बुजुर्ग हो, मैं भी महिला मंच से हूँ, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी हमारा एक दिल में दुख है, जिस दुख को हम व्यक्त किस तरह करें, ऐसे ही व्यक्त करेंगे ना। पर सरकार इसके लिए कुछ कर रही है क्या? आज हमारी बहू बेटियां कहीं सुरक्षित हैं, इसकी गारंटी कौन लेगा? लेकिन जैसे सरकार तो कहेगी कि देखो 3 साल कानूनी प्रक्रिया चली, पुलकित आर्या और उसके 2 जो साथी थे मैनेजर, उनको सजा याफ्ता हो गए, उम्र कैद की सजा हो गई, अब सीबीआई जांच की मांग थी वो भी पूरी हो गई, फिर भी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, आंदोलन तो इसलिए कर रहे हैं कि आपके ही पार्टी के लोग आपके उनके नाम उतार रहे हैं, उनके नाम निकाल रहे हैं कि भाई वो भी हैं, वो भी वीआईपी हैं वो। तो क्या आप वीआईपी के लोगों को सजा नहीं दिलाएंगे? क्यों नहीं दिलाएंगे आप सजा? अगर जो गलत है आपकी पार्टी में, जो गलत है वो गलत है, उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, उसको बचाएंगे और फिर उसको ये शह देंगे कि वो आगे जाके किसी और जगह जाकर इस तरह के कार्यक्रम करे हैं, इस तरह से बेटियों को बलात्कार करके उनको मारा जाए, ये तो गलत बात है। क्यों? उनको क्या है कि भाई हम सड़क पे उतर रहे हैं तो किसी कारण से उतर रहे हैं। कारण जब है, जब वीआईपी को आज तक कुछ वो नहीं हुआ और हम कह रहे हैं कि आप वीआईपी को बताइए कि कौन है और उसके खिलाफ जांच करिए। आप बताओ, आप लोग क्या, जो सारे लोग बात कर रहे हैं, सरकार तो एक ही बात कहेगी कि हमने सीबीआई जांच की मांग थी, हमने मांग मान ली। अब ये आंदोलन जीवी टाइप के लोग हैं, आयशा के, एमएल के, और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, पहाड़ की एक बेटी ने सपना देखा पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी करेगी, लेकिन जो अमीर लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो चाहते हैं कि वो एक लड़की 10,000 मिलता था, 10,000 और देंगे, बिक जाएगी। अंकिता ने बिकना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो स्वाभिमान की बात उसने की, वो स्वाभिमान चंद्र सिंह गढ़वाली ने उत्तराखंड में दिखाया था 1930 के पेशावर कांड में। तो अंकिता ने ये जो स्वाभिमान की बात की है, ये पूरे पहाड़ के स्वाभिमान की बात है, तमाम लड़कियों की बात है कि हम लोग नौकरी भी चाहते हैं स्वाभिमान पूर्वक, हमें बिकने से नौकरी नहीं चाहिए। तो ये नौकरी का जो सवाल है स्वाभिमान के साथ चाहिए। और अंकिता की जो बात है, अंकिता हत्याकांड ने पूरे पहाड़ के लोगों को जिस तरह से झकझोरा है, उन्हें मतलब इस तरीके से जगाया है कि क्या मतलब ऐसे हो सकता है। हमारे अंदर तो वो स्वाभिमान पहले से ही रहा है। तो इसीलिए अंकिता भंडारी ने ये जो जगाने का काम किया है तमाम बेटियों के लिए। अंकिता तो गुजर चुकी है, लेकिन अंकिता के साथ साथ वो तमाम बेटियां जो हर दिन जिनका कत्ल हो रहा है, जिनके साथ रेप हो रहा है, जिनको वीआईपीओ के सामने परोसा जा रहा है, अमेरिका के से लेकर ट्रम्प से लेकर मोदी जी का नाम जिस एप्स्टीन फाइल में है, क्या वो ये वीआईपी वाला एंगल है, यहाँ भी चल रहा है। तो इसीलिए ये जो स्वाभिमान की लड़ाई है अंकिता की, ये लड़ी जानी चाहिए तमाम बेटियों के लिए, और हम लड़ते रहेंगे, हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आप लोगों का वक्त है। वहाँ स्टेज पर महापंचायत में कोई क्या एक चीज और क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हम लोग ये कहते हैं जो एसआईटी ने जो चीजें छोड़ी हैं, जो फैक्ट छोड़े हैं, नंबर 1, जो मुख्य अपराधी है पुलकित आर्या, उसका फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है। अंकिता, उसका फोन बरामद, यदि इन दो के फोन की भी कॉल डिटेल आप निकाल लेते हैं तो वीआईपी तो आपके सामने आ ही जाएगा। हमारा ये कहना है कि पुलकित आर्या, अंकिता और विनोद आर्या, इन तीनों के फोन की, उस समय की फोन की पूरी तत्काल जांच की जाए और वीआईपी को इतना उनकी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। हम साफ कहते हैं कि उनके फोनों में जरूर ये चीजें मिलेंगी। चलिए, आप लोग महापंचायत की तरफ चले। फिलहाल एक सेकंड, फिलहाल 1 मिनट सर, बताइए कुछ कर। अरे, आपको बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं, 30 साल से आपकी बात सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अब ये कुछ लोग, जैसे जस्टिस अंकिता भंडारी वीआईपी कौन है, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी वीआईपी कौन है, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी वीआईपी कौन है, अंकिता भंडारी को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाएं। अनिल जोशी की एफआईआर सत्ता का छलावा है, धामी सरकार को जनता के सामने सीबीआई इंक्वायरी का सच बताना होगा। हमारी मांग अंकिता हत्याकांड की निष्पक्ष सर्वोत्तम जांच सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में करे। क्यों ऐसा लग रहा है आप लोग को? अब तो सीबीआई जांच की बात मान ली गई। ये पहले दिन से ही 18 सितंबर को इसकी हत्या हुई थी अंकिता की। हम लोग श्रीनगर से आते हैं, श्रीनगर गढ़वाल से, तो तब से देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ रूप में ये अटकाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हैं। इसीलिए कभी कभी इसके नाम पे, उसके नाम पे, अंकिता के माता पिताजी ने एफआईआर करी, उसको संज्ञान नहीं लिया गया।
पर एक कहाँ से टपक के आ गए कोई पर्यावरणविद, उसकी एफआईआर होती है, यहाँ होती है, और अचानक सीबीआई जांच शुरू कर देते हैं। और सीबीआई में हमारा इंक्वायरी जो एसआईटी इंक्वायरी करी थी, पी रेणुका उनका नाम है। पी रेणुका ने पहले दिन से वीआईपी को एंगल ही उसको इवोट कर दिया, और उसके कारण हमारा केस कमजोर पड़ा। आप श्रीनगर उसी इलाके के हैं जहाँ की रहने वाली थी, और जहाँ हम लोग कोटद्वार कोर्ट में 88 सुनवाई हुई सर, 88 सुनवाई, 30 को फैसला आया, 30 मई को 88 सुनवाई में हम लोग जाते थे। क्या नाम है आपका? मुकेश सिमवाल। आपने ये क्यों लिखा अनिल जोशी की एफआईआर सत्ता का छलावा है? देखिए, सत्ता को अगर करना होगा तो जस्टिस वर्मा जी ने इतने रातों रात निर्भया के बाद पूरी तरह से कानून बनाया था कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। 3 साल लग गए और फिर भी कुछ ना हुआ, तो ये तो बात बिल्कुल सही नहीं है। चाहे आरोपी हमारे यूएन के किरदार हों, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, रेपिस्ट इज़ अ रेपिस्ट, और उसका आपको जांच करके तभी के तभी पड़ताल करनी चाहिए। इतना लंबा खींचने की बात क्यों? सरकार तो ये कह रही है और कहेगी कि भाई 3 लोग सजा याफ्ता हैं, उम्र कैद की सजा है, पुलकित आर्या और उसके 2 जो सहयोगी थे। अब सीबीआई जांच की बात भी मान ली। नाम तो निकले हैं ना, नाम तो निकले हैं, और नाम वो नहीं है जो अरेस्टेड है। तो इस तरह से अगर पब्लिक आपको नाम बता रही है तो उसको लेना चाहिए। अब कहाँ अलग अलग लोगों को आप ले आते हैं। कलकत्ता के रेप में भी किसी वार्ड बॉय को उठा के कर दिया। आप भी यहीं की रहने वाली हैं, उत्तराखंड की, तो आप लोगों को लगता है जो सीबीआई जांच हो रही है उससे इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, बिकॉज ये स्पेशली अनिल जोशी जो हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। जिन्होंने एफआईआर कराई है, एफआईआर कराई और है, जिनकी एफआईआर पर सीबीआई जांच हो रही है। धामी जी के बहुत नजदीकी हैं। आप देख लीजिएगा, पॉलिटिकली वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और उनके साथ ही नजर आएंगे आपको। तो अचानक से ये करते हैं एफआईआर, तो इसमें तो कुछ ना कुछ काला है। दूसरी बात है कि अगर हम जजमेंट भी देखते हैं तो उसमें वीआईपी का नाम बहुत बार लिया गया है, लेकिन उस मुद्दे के ऊपर कभी बात ही नहीं की गई, ना उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन की गई। क्योंकि मोटिवेशन क्या था अंकिता को मारने का? आफ्टर ऑल कोई मोटिव तो होगा ना, तो वो मोटिव कहाँ है? दैट इज द क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई। बहुत अहम बात कर रही हैं, और लीगल इसमें यही होता है, टर्मिनोलॉजी में मोटिव, किसी भी क्राइम का एक मोटिव होता है। इस केस में जैसा इन्होंने कहा, मोटिव क्या था, और जहां स्पेशल सर्विस की बात हुई, किसी वीआईपी की बात हुई, तो वीआईपी कौन था? यही सब लोग जो यहाँ देहरादून में जुटे हैं, यही सवाल है, वो वीआईपी कौन था? पता नहीं। उस वीआईपी के बारे में सीबीआई जांच से भी पता चलेगा कि नहीं। इन लोगों को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लगता है कि सीबीआई तो केंद्र सरकार की एजेंसी है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग करते हुए देहरादून में आज बहुत सारे लोग, अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करें। फिलहाल देहरादून से इस वीडियो को खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।